अब वो समय बीतने लगा है जब हम भारत के तेल के दाम को दुनिया भर में तेल के दाम के साथ कंपेयर कर देते कि देखिए साहब अपने यहाँ इतना बढ़ा तेल का दाम लेकिन दुनिया भर में इतना ही है। अब हर जगह तेल के दाम बढ़े हैं, घटत भी है, खपत भी कम है और मतलब महंगाई भी बढ़ी है और प्रोडक्शन भी कम हो रहा है। और इन सब के बीच भारत ने खेल कर दिया है। क्या है मामला, इस पर ही बात करेंगे आज। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. जो मीम वगैरह की वेबसाइट होती हैं जहाँ पे मीम वगैरह होते हैं, तो मैं कभी कभी देखता हूँ, मीम वगैरह आते हैं उस पर। कभी कभी विजिट करता हूँ तो इन दिनों उस पर यूरोप, अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों में तेल के जो दाम बढ़े हैं उस पर मीम बनने लगे हैं। पहले नहीं देखने को मिलता था। क्यों अब दिख रहे हैं? क्योंकि दुनिया भर की रिफाइनरियों में तेल की किल्लत है और कमी है तो दाम बढ़ रहे हैं। पहले किल्लत का आकार समझिए तो मामला समझ में ही आएगा। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक दुनिया भर की रिफाइनरी मिलकर 100 मिलियन बैरल तेल रोज निकाल सकती हैं। मोटा मोटी 1590 करोड़ लीटर तेल रोज। लेकिन इस पूरी क्षमता का 20% इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। इस वजह से लगभग 1300 करोड़ लीटर तेल का ही उत्पादन हो पा रहा है। अब जब साल 2020 शुरू हुआ तो तेल का उत्पादन कम हो गया। क्यों? क्योंकि कोरोना आया था और वैश्विक स्तर पे लॉकडाउन लगा हुआ था। उत्पादन गिरकर लगभग 524 करोड़ लीटर प्रतिदिन तक चला गया था। अब धीरे धीरे स्थितियां सुधरने लगीं तो तेल के उत्पादन में बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, हुई भी, लेकिन धीमी गति से। तेल का उत्पादन पूर्व पैंडेमिक लेवल तक नहीं गया। अमेरिका, चीन, रूस और यूरोप की कई सारी रिफाइनरियों में अपनी जो उनकी उत्पादन क्षमता थी उसको लेकर बढ़त ही नहीं हुई, की ही नहीं गई बढ़त। मिंट की खबर के मुताबिक चीन ने सरकारी कंपनियों की रिफाइनरियों को छूट दी, लेकिन प्राइवेट और इंडिपेंडेंट कंपनियों को कोई छूट नहीं दी। मैं चीन के सिनेरियो में अगर उदाहरण के तौर पे बात करूं, ये प्राइवेट और इंडिपेंडेंट कंपनियां जो चीन की थीं वो ही चीन की उत्पादन में बड़ा हिस्सा रखती थीं। सरकारियों को काम मिला, प्राइवेटों वालों को काम नहीं मिला। अब दुनिया भर में काम धाम ट्रैक पर लौटा तो डिमांड धीरे धीरे बढ़ने लगी, लेकिन यहीं पर गड़बड़ हो गई। रॉयटर्स की खबर बताती है कि डिमांड तो बढ़ी लेकिन उसके साथ सप्लाई नहीं बढ़ी, क्योंकि इन तेल शोधकों ने अपना उत्पादन नहीं बढ़ाया था, रिफाइनरीज ने उत्पादन नहीं बढ़ाया था, लिहाजा दाम में बढ़त हुई। ये सब भी कुछ समय बाद शायद सही हो जाता अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला न कर दिया। हमला हुआ तो अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया, कहा कि मेरा देश और मेरे सहयोगी देश रूस के साथ व्यापार नहीं करेंगे, और चोट हुई तेल पर। रूस से सप्लाई कमज़ोर पड़ी तो डिमांड और सप्लाई का जो गैप था वो थोड़ा और बढ़ गया था। अब इन सब के फ़ायदे जो हैं किसको मिले? रिफाइनरियों को फ़ायदे मिले सबसे ज़्यादा, और उन रिफाइनरियों को फ़ायदे मिले जो अपने यहाँ जो तेल निकालती थीं उसमें से अधिक हिस्सा एक्सपोर्ट कर देती थी। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक इन मुनाफा पीट रही कंपनियों में अमेरिका की वेलेरो और भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का भी नाम है, क्योंकि ये कंपनियां ज़्यादा रिफाइन तेल विदेशों को बेच देती हैं। लेकिन इस तेल के बवाल के बीच भारत ने असली फ़ायदा पीट दिया है। रूस से तेल का अपना इंपोर्ट बढ़ा लिया है। ये बात हमने कई बार बताई थी कि रूस से भारत तेल का इंपोर्ट बढ़ा रहा है। कितना बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, इसका स्केल सामने आ गया है। वाणिज्य मंत्रालय से मिले आंकड़ों के मुताबिक भारत का रूस से आयात का बिल जो है पिछले साल की तुलना में इस साल के अप्रैल तक 3.5 गुना बढ़ गया है। बढ़कर कितना हुआ? $2.3 बिलियन, यानी लगभग 18,000 करोड़। बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर के मुताबिक अप्रैल महीने में इराक, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यूएई के बाद रूस भारत के लिए चौथा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल का आपूर्तिकर्ता देश रहा है। जहां तक कुल आयात का संबंध है तो रूस अप्रैल में भारत का छठा सबसे बड़ा निर्यातक देश रहा है। अगर पिछले साल इसी महीने की अप्रैल की बात की जाए तो इस दौरान रूस भारत के लिए कच्चे तेल का 7वां सबसे बड़ा निर्यातक देश था और कुल वस्तुओं के निर्यात के मामले में 21वां बड़ा निर्यातक देश था। दरअसल जब रूस पर पश्चिमी देशों ने सैंक्शन अप्लाई किए थे तो रूस से संबंध खत्म करने का दबाव भारत पर भी पड़ा था। भारत ने अलग रास्ता चुना। यूरोपीय देशों को कहा कि वो लोग
खुद ही इतना इंपोर्ट कर रहे हैं, भारत को नसीहत देने की ज़रूरत नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अप्रैल में भारत अमेरिका के जो द्विमंत्री स्तरीय वार्ता हुई थी उसमें संवाददाता सम्मेलन के दौरान भी अपने पक्ष को मजबूती से रखा था। वहीं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने पिछले महीने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कहा था कि भारत अपनी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर फैसला लेता है, क्योंकि दुनिया भर में महंगाई अपने उच्च स्तर पे है, इसलिए भारत का हित किसी भी अन्य देश के दबाव से प्रभावित नहीं होगा। हम अपनी आज के एक्सपर्ट स्वस्ति राव से समझते हैं कि ये एक्सपोर्ट का माजरा क्या है जो रूस से हमने इतना तेल ले लिया। रूस से जो हमें ऑयल मिल रहा है वो हमें क्यों लेना चाहिए? सिंपल सी बात है, इसलिए लेना चाहिए क्योंकि हम ऑयल पे निर्भर करते हैं। और रूस से जो हमें यूरल ऑयल मिल रहा है, जो क्रूड ऑयल ना, यहाँ पे क्रूड ऑयल की बात हो रही है। क्रूड ऑयल बेसिकली 2-3 तरीके के हैं, एक यूरल वैरायटी है क्रूड ऑयल की, एक शेल वैरायटी है। तो रूस जो हमें ऑयल दे रहा है वो ज्यादातर यूरल ऑयल है, तकरीबन 30-35% डिस्काउंट पे दे रहा है। और ऑयल की जिस तरह से कीमतें भाग रही हैं पूरी दुनिया में, तो आप समझ सकते हैं कि 30 से 35% का जो डिस्काउंट है वो एक बहुत अट्रैक्टिव डिस्काउंट है। न केवल ऑयल पे, बल्कि ये डिस्काउंट रूस अब हमको कोल पे भी दे रहा है, यानी कोयले पर भी दे रहा है। और आपने ऑयल के उस पे बात करी, आंकड़ों पे बात करी कि हमने किस तरह से 2 बिलियन से ज्यादा हमने ऑयल खरीद लिया रूस से, बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है। असल में हमने उनसे कोयला भी बहुत खरीदा है, उसमें भी तकरीबन आप देखेंगे कि 30% हमें डिस्काउंट जो है वो ऑफर हो रहा है रूस से। तो अब यहाँ पे बात यहाँ पर आती है कि हमें, इसलिए भारत ने हमेशा इस बात को क्लियर किया है कि हमारा जो ये निर्णय है वो रूस को सपोर्ट करने के लिए नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी इन जनरल जो बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन है और पैंडेमिक हिट इकोनॉमी से उबरने के लिए हमको अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को बनाना है, हमको ऑयल की प्राइसेस को जितना हो सके कंट्रोल में करना है, एटसेट्रा। और हमने अमेरिका से भी बराबर यही कहा है कि अगर आप हमको डिस्काउंटेड प्राइसेस ऑफर करिए तो हम आपसे भी लेंगे। और ये अमेरिका को सोचना है कि अमेरिका ने जो तमाम एक आध कुछ कड़े स्टेटमेंट जरूर हमें दिए कि आप एक्सेलरेट मत करिए अपने ऑयल को, अपने इंपोर्ट को, एटसेट्रा, ये सब जरूर कहा है। लेकिन देखिए, सच है कि अमेरिका अभी भी, रूस जो है वो अमेरिका वहां से फर्टिलाइजर्स ले रहा है, क्योंकि फर्टिलाइजर्स बहुत बड़ा, रूस जो है वो बहुत बड़ा सप्लायर है फर्टिलाइजर्स का। अमेरिका में फर्टिलाइजर्स आ रहे हैं रूस से, पहली चीज। दूसरी चीज ये भी है कि इंडिया में जो ऑयल आ रहा है रशिया से और जो रिफाइंड हो रहा है, उसके बाद ऐसी भी रिपोर्ट्स है कि वो ऑयल अमेरिका के कुछ कंपनीज खरीद भी हमसे रही है। तो कहने की बात है कि ये एक ऑयल अपने आप में, या एनर्जी बेसिकली अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इकोनॉमिक वेपन डेफिनेटली है। पुतिन इसको वेपनाइज कर रहे हैं, जो हमने देखा। लेकिन यूरोप भी इनसे खरीद रहा है। और आप यूरोप में पिछले पूरे एक साल में जो टोटल एनर्जी ट्रेड थी यूरोप की, वो $236 बिलियन की थी। इस साल का प्रोजेक्शन है कि $285 बिलियन जाएगी, राइट। तो कहने का मतलब है कि जो यूरोप वहां पे लगातार सीधे सीधे इम्पैक्ट हो रहा है, अगर वो भी इस चीज को नहीं ठीक से कैलिब्रेट कर पा रहा है अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद, अपने सैंक्शंस के बावजूद, वगैरह वगैरह, इसी तरीके से ऐसे ही चैलेंजेस हिंदुस्तान जैसी इकोनॉमी के सामने भी हैं। ये हो गई बात कि भाई हम क्यों ले रहे हैं, और जितनी मेरी एनालिसिस है, मेरे हिसाब से ये चलता रहेगा, और बाय डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और हर देश का मेरे हिसाब से ये एक सॉवरेन निर्णय है कि उसके राष्ट्रीय हित में ये चीज कहाँ पे फिट हो रही है। तो दिक्कत कहाँ है, और क्या इस जो एक एडहॉक सिस्टम पे हम हैं, रूस से ज़्यादा खरीद रहे हैं, कब तक इस सिस्टम पे चलते रह सकते हैं, या देश दुनिया का भी ख्याल रखना ज़रूरी है? क्योंकि सबसे बड़ी जो करेंसी है सर्कुलेशन में दुनिया भर में है वो है डॉलर। तो डॉलर को कब तक किनारे रखा जा सकता है, आइए जानते हैं। बात यहाँ पर आती है जिसके बारे में कम चर्चा होती है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। देखिए, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जब से सैंक्शंस लगे हैं तब से डॉलर में पेमेंट नहीं हो रहा है, पेमेंट हो रहा है रूपी रूबल के सिस्टम में ना, हम उस पर बात करते रहते हैं। अब रूपी रूबल में प्रॉब्लम क्या है कि जो करंट, अगर मान लीजिए प्राइस है, जो भी करंट प्राइस है क्रूड ऑयल की, वो कुछ डॉलर्स में है। तो वो डॉलर्स में जब हम रशिया को पेमेंट करेंगे तो हमें रशिया को पेमेंट जो है वो रूबल्स में करना होगा, या रूपी में हम करेंगे तो वो बताएंगे कि भाई इतने रुपए जो है वो रूबल आपको हमें देना होगा।
कहने का मतलब यह है कि ये इस समय एक रेगुलेटेड मार्केट नहीं है। और रेगुलेटेड मार्केट ना होने की वजह से और बहुत वोलेटाइल होने की वजह से, क्योंकि बहुत इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है दुनिया में और क्रूड ऑयल की जो कीमतें हैं उनमें इतना ज्यादा उतार चढ़ाव है कि उसके वजह से ये एक बड़ा अनस्टेबल मार्केट है। अनस्टेबल मार्केट होने की वजह से और डॉलर जैसी स्टैंडर्ड करेंसी ना होने की वजह से इसमें हमेशा एक एलिमेंट होता है कि एक्चुअल रियल टर्म्स में वो क्या दाम है जो हम पे कर रहे हैं डिस्काउंट विस्काउंट के बावजूद, इसके बारे में एक कंक्लूजन हम नहीं ड्रॉ कर सकते एक्यूरेसी के साथ। तो हम इसकी अटकल लगा सकते हैं, हम स्पेक्यूलेट कर सकते हैं, लेकिन बाज औकात जो बात सामने नहीं आती वो रियल टर्म्स में उसका प्राइस क्या है ये तय करना मुश्किल हो जाता है। तो कहने में ये बहुत सिंपल लगता है कि रूपी रूबल सिस्टम है और अगर डॉलर नहीं है तो हम ऐसे करेंगे, लेकिन असल में ये एक्चुअली कहाँ आ रहा है अगर आप इसकी इकोनॉमिक्स करेंगे तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम है कि इसकी पिक्चर साफ नहीं है। तो क्या असल में हमको वो उतना सस्ता पड़ रहा है, इस पर आप सवाल पूछ सकते हैं। पर इसके बावजूद, और इसीलिए आपको इतने बड़े फिगर्स दिखते हैं कि 35% जैसा बड़ा फिगर आपको मिलता है डिस्काउंट का, कि तो हम ये कहते हैं कि चलो अगर हमें थोड़ा कम भी मिल रहा है इससे, लेकिन रियल टर्म्स में शायद ठीक है। लेकिन ये अपने आप में कितना सस्टेनेबल मैकेनिज्म है, जाहिर है कि इस पे ध्यान देना चाहिए और इस पे ध्यान दे भी रही होगी हमारी सरकार। दूसरा, कुछ लोगों ने इसके बारे में बात करी और मैं भी सहमत हूं इस बात से कि कल अगर हमसे चाइना कहता है कि हमसे फलानी चीज का पेमेंट आप केवल युआन में लीजिए, तो क्या हम करेंगे? रशिया के एग्जाम्पल को एक तरह से रेफरेंस पॉइंट बनाकर। तो डॉलर को हटाने में बहुत सारे और चीजों को भी हमें देखना पड़ेगा। ये बात सुनने में जितनी आसान लगती है, ये जमीन पे करने में थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेशंस है और एक पैंडोरास बॉक्स है जो उसके जरिए हम खोलते हैं। यानी बात साफ है, वैश्विक राजनीति अलग है और अपना फायदा अलग। ये सब पे ही हमने बातचीत की थी और ये था आज का खर्चा पानी। आगे आने वाले दिनों में हम इस बात पर भी बात करेंगे कि पेट्रोल पंप सूखने की खबरें जो चल रही हैं उनका कितना सच सामने आया है और कितने पर बात की जानी बाकी है, तो उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या देखा, क्या समझा और क्या पूछना चाहते हैं। वो भी कोई शिकायत हो वो भी लिख भेजिएगा, हम सब देखेंगे। आप ललन टॉप देख रहे थे, शुक्रिया।